आवाज़ आ रही है आप लोगों को? एक बार मुझे बताइए कमेंट करके। हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो भी जल्दी बताइए। आवाज़ आ रही है सही प्रॉपर? लास्ट क्लास में हम लोगों ने संज्ञा कंप्लीट कर दिया था, संज्ञा हमारा ख़त्म हो गया था। आज हमको संज्ञा के अंदर ही संज्ञा का लिंग पढ़ना है, ठीक है ना? चलिए, तो हम शुरुआत करेंगे लिंग टॉपिक से। हमारे एग्ज़ाम में इस टॉपिक से किस तरह के प्रश्न आते हैं, सबसे पहले हम इस चीज़ को जानेंगे। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं। पहले अगर हमें प्रश्न के बारे में पता चल जाएगा तो हमें चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, हमें पढ़ना क्या है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग आए हैं, क्लास में बैठिए आराम से। क्लास का माहौल बना के रखना है। क्लास का माहौल क्या होता है? क्लास का माहौल होता है शांति से बैठना और टीचर की बात को शांति से सुनना। तो वही यहाँ पर मैं आप लोगों से कोई चैटिंग नहीं करूँगी अभी, जब तक मेरी क्लास चल रही है, यानी जब तक मैं पढ़ा रही हूँ। बीच में कोई इधर उधर की बातें ना करे, आपस में ना बातें करें। मतलब कभी ये सोचे कि ठीक है, मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो मैं किसी पड़ोसी का नाम देख के कि भाई हाय हेलो तुम कैसे हो, ये वो, तो इस तरह की कोशिश ना करना। अगर मेरी नज़र पड़ेगी तो मैं खामखा डांट दूंगी, है ना? तो मेरी डांट से बचना है और आपको सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देना है। तो हमारी प्रोसेस जो रहेगी यही कि आपके दिमाग में रहता है कि डाउट हमारा कैसे होगा, हमें दिमाग में कोई सवाल आया तो वो कैसे होगा। वो सारी चीज़ों का समाधान तब होगा जब आप मेरी बातों को सही ढंग से मानेंगे, सही ढंग से सुनेंगे, ठीक? तो हमें बढ़ना है। आप लोगों ने जो ये मैंने यहाँ पे अभी PDF निकाला है, आप सभी लोगों के पास होगा। जिन लोगों के पास नहीं है वो डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा लें। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, अगर आपके दिमाग में ये भ्रम हो कि आपने डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखा हुआ है और मैम हम अपने मोबाइल से पढ़ लेंगे, तो मैं स्पष्ट शब्दों में आप लोगों को बता देती हूँ कि मोबाइल में आप कभी नहीं पढ़ सकते। मोबाइल कभी आपको पढ़ने नहीं देगा। और अगर आप मोबाइल में पढ़ने की कोशिश भी करेंगे तो आप अपनी आँखों से हाथ धो बैठेंगे, आप अपने जो कहते हैं ना पढ़ने की क्षमता है उससे भी हाथ धो बैठेंगे। क्योंकि पढ़ाई जो आपकी होती है एक कंसंट्रेट के साथ जो होती है वो किताबों पे ही होती है। तो इसलिए अपनी PDF को किताब रूप में प्रिंट करवा के अपने सामने रखना है, ठीक है? और बाकी कोई भी परेशानी आएगी दिमाग में, कोई भी टॉपिक हो कि मतलब कोई भी यहाँ पे पूछना हो डाउट, तो सब हम लास्ट में करेंगे, पहले मैं आपको बताती रहूँगी। तो सवाल उठता है सबसे पहले कि जो हमारा ये टॉपिक है लिंग, इस टॉपिक से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, कोई भी संज्ञा आपको दी होगी, जैसे मान लो अगर यहाँ पे एक संज्ञा लिखी हुई है कि किताब, तो आपसे पूछेगा कि किताब का लिंग क्या है, यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसी तरह से जैसे मेज है, कुर्सी है, इनका लिंग पूछेगा। कोई और नाम देकर आपसे लिंग पूछ सकता है। जैसे मान लो आपसे कहा कि पुलिस का लिंग बताइए, या आपसे कहा कि हस्ताक्षर का लिंग बताइए, या आपसे कहा कि जैसे बाजू या आँख, नाक, कान। तो ये ऐसे शब्द आपको दिए जाएंगे और फिर इनसे पूछा जाएगा इनमें कि इनका लिंग बताना है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। तो आपको पता ही है हमारी हिंदी भाषा में कितने लिंग होते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। हमारे पास यहाँ पे PDF है। इसके साथ साथ एक बात और मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे, आप लोगों को कमेंट करनी है, यहाँ पर आपको कमेंट करके मुझको बताना है। एक प्रश्न है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी,
और लोग भी एक दूसरे से पूछते हैं कि प्रधानमंत्री शब्द में लिंग कौन सा है। प्रधानमंत्री शब्द में लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या इसके अलावा कोई और लिंग है। तो जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताइए कि प्रधानमंत्री शब्द में आपका लिंग क्या है। यह आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। मैं यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दे देती हूँ। ए ऑप्शन में हमने लिखा पुल्लिंग, ठीक है। बी ऑप्शन में हमने लिखा स्त्रीलिंग, सी ऑप्शन में हमने लिखा उभयलिंग और डी ऑप्शन में हमने लिखा कोई नहीं। तो बताइए आपका ए बी सी डी इसमें से आपका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री का लिंग क्या होगा। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। आप सभी लोग इसमें बताएं कि प्रधानमंत्री का लिंग क्या होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन, आप देखो आपके यहाँ पे आंसर आ रहे हैं। कुछ छात्रों ने कहा है पुल्लिंग, कुछ ने कहा है स्त्रीलिंग, ए बी, और उभयलिंग भी बताया है यहाँ पर। सी आंसर भी दे रहे हैं छात्र। सब लोग अपना अपना आंसर जरूर चुन लो। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ, आपके एग्जाम में आते हैं और आपने देखा होगा हमें बहुत सारी किताबें बताती हैं इनका आंसर। जैसे सी आंसर दिया है, बहुत सारे लोग इसका आंसर सी कहते हैं और ये बड़ा ही एक विवादित टाइप से क्वेश्चन बन जाता है, जबकि यहाँ विवाद नहीं होना चाहिए पर बहुत ज़्यादा विवाद बन जाता है। शुरुआत में आप लोगों ने आंसर जो देना शुरू किया ए, कुछ लोगों ने बी दिया, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अभी आप लोगों का आंसर सी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा आंसर सी आ रहा है। लगभग सारे छात्र इसमें अब सी आंसर में आ गए हैं। अब मैं यही बात चेक करना चाहती थी आप लोगों के पास कि आप लोगों के अंदर भी वो चीज़ है, मतलब क्या इसको कहूँ मैं, एक नादानी, इसको कहती हूँ नादानी। बड़ी प्यारी सी नादानी है ये। देखो एक बात ध्यान रखना, हिंदी भाषा के अंदर जो व्यक्ति किसी शब्द में उभयलिंग बता देता है उससे ज़्यादा महानादान कोई नहीं होगा। ये बात मैं बोलूँगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाली थी। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले मुझे एक जवाब देना, जो भी छात्र इसका आंसर यहाँ पे सी बता रहे हैं उभयलिंग, मुझे ये बताइए आपने हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के पढ़े हैं। जब आप हिंदी भाषा के लिंग की बात करते हैं या हिंदी भाषा का लिंग, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। और जो लोग हिंदी भाषा के अंदर उभयलिंग नाम का शब्द लेके आते हैं उनसे कहना कि सबसे पहले अपनी बात पर निर्भर रहिए, या तो लिंग को 3 भागों में बांटिए। हमने हिंदी में लिंग को कितने भागों में बांटा है, हिंदी में हमने लिंग को 2 भागों में बांटा है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, सिर्फ 2 भाग, ठीक है। जब हमने हिंदी भाषा के शब्दों को 2 ही भागों में बांटा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो ये उभयलिंग नाम की चीज कहाँ से आ गई, कहाँ से आ गई। याद रखिए जब हम बात करते हैं संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत में लिंग हमारे 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और उभयलिंग। तो तब हम वहाँ पर उभयलिंग या उसको नपुंसकलिंग कह देते हैं, 2 नाम अलग लेते हैं, तो वो आता है। लेकिन हिंदी भाषा में तो लिंग केवल और केवल 2 ही प्रकार के होते हैं। जब 2 ही प्रकार की कैटेगरी है तो तीसरे प्रकार की कैटेगरी कैसे आ गई। तो अब आपको यहाँ पे ये वाली बात बतानी है कि ये जो आपने यहाँ पे इसका आंसर दिया है यहाँ पर कि ये प्रधानमंत्री शब्द है, इसका आंसर आपने जो सी दिया है तो ये सरासर गलत है। इसका जो उत्तर होगा वो पुल्लिंग होगा। सबसे पहली बात, लिंग पढ़ाने से पहले आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो लिंग पढ़ाने के बाद बताई जाती है कि हिंदी भाषा में यदि किसी शब्द में आपको लिंग निर्धारण करना मुश्किल हो रहा हो, मतलब आपको लगता है कि कैसे इसको स्त्रीलिंग में ले जा नहीं सकते क्योंकि इसमें पुल्लिंग भी होता है, तो ऐसे शब्दों को सदैव पुल्लिंग के अंदर ही रखना। कैसे, जैसे मान लो
आपने देखा होगा कि अब हम बात करें, आप कहेंगे कि मैम अगर हम प्रधानमंत्री शब्द को पुल्लिंग में लेके आएंगे तो प्रधानमंत्री तो महिला भी हो सकती है, तो उनके लिए क्या कहेंगे। तो ध्यान रखना कि जितने भी हमारे पद हैं, जो पद होते हैं, उन सारे पद को हम पुल्लिंग में रखते हैं। यदि उन पद पर कोई महिला होती हैं तो हम कहते हैं महिला प्रधानमंत्री, महिला राष्ट्रपति, महिला वकील, महिला डॉक्टर, हम इस तरह से बोलते हैं। कभी भी हम उनको ये नहीं रखेंगे कि इनको उभयलिंग में रख देंगे कि इस तरह से। तो याद रखना इस बात को कि हिंदी भाषा में जब आपके दो ही लिंग हैं, तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो दो ही लिंग होंगे, कभी भी उभयलिंग आपका आंसर नहीं आएगा। और जो भी उभयलिंग इसका आंसर बताते हैं उनसे ज़्यादा मूर्ख कोई इंसान नहीं है, क्योंकि आप पहले तो बोलते हो हिंदी भाषा में दो ही लिंग है, और दो ही लिंग होने के बाद फिर ये तीसरा कहाँ से आ गया। सवाल उठता है और उठाना भी चाहिए, लेकिन हम लोग सवाल नहीं उठाते, ठीक है ना। तो यही चीज़ अब ध्यान रखिएगा हमेशा से। मुद्दा यही आता है कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में ही लगाए जाते हैं, चाहे उनके पीछे स्त्री हो क्यों ना रहे, बेशक। अब उनको कैसे हम लिखेंगे, ये कैसे जानेंगे कि इनके पीछे महिला है, या कैसे जानेंगे इनके पीछे पुरुष है, तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने पहला पॉइंट इसलिए लिया ताकि आपकी नजरें ना और सतर्क हो जाएं कि हमें लिंग में कैसे क्या चीज़ पढ़नी है। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारी परिभाषा क्या कहती है, आप सभी छात्र इस परिभाषा से भली भांति परिचित हैं। जितने भी हमारे हिंदी के शब्द आते हैं, हर परिभाषा से आप लोग पहले से ही परिचित होते हैं। परिभाषा कहती है संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने के बारे में पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। और हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार का होता है, ठीक है, दो प्रकार का। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है, संज्ञा का वह रूप जिससे संज्ञा के नर जाति का होने का बोध होता है, ठीक, यानी संज्ञा का वह रूप जिससे हमें क्या पता चलता है कि जो संज्ञा है वो किस जाति की है, नर जाति की, यानी पुरुष जाति की। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, घोड़े, दिन, स्कूल आदि, ठीक। फिर हम बात करते हैं स्त्रीलिंग की, कि स्त्रीलिंग क्या होता है। तो हमें पता चलता है संज्ञा का वह रूप जिससे हमें पता चलता है कि वस्तु नारी जाति की है, तो वो क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे हम यहाँ देखें, लड़की, शेरनी, रात, दुकान, पुस्तक आदि, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है, यानी जो जिस संज्ञा के पीछे नारी जाति का होना बोध होगा उसे स्त्रीलिंग कहेंगे, और जिस संज्ञा के पीछे हमें पुरुष जाति का होना बोध होगा उसको पुल्लिंग कहेंगे। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि हम पहचान कैसे करेंगे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। तो यहाँ पे देखो, सबसे बड़ा ये शॉर्ट ट्रिक है, एकदम से ऐसी शॉर्ट ट्रिक है जो आप आसानी से इस चीज़ को पता कर सकते हैं, मतलब किसी भी शब्द का लिंग क्या होगा इनके माध्यम से। तो अभी आपको अपनी नोटबुक पे यहाँ पे वो चीज़ लिखनी है जो मैं समझाऊंगी, बिल्कुल एकदम पेशेंस, एकदम धैर्य बनाकर। आपके अंदर ही जैसे ही मैं यहाँ बताऊंगी, बहुत सारे लोगों के मन में ना कई सारे सवाल उठेंगे, मैं सबको बारी बारी से लूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान का क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहला तरीका लेते हैं हम सर्वनाम की मदद से, ठीक है। सबसे पहला तरीका किसकी मदद से लेते हैं कि हम किसी भी शब्द के आगे, उसका आगे सर्वनाम, कोई भी सर्वनाम रखकर हम पहचान कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने सर्वनाम में लिया मेरा या मेरी, तो देखना किसी भी वस्तु के आगे हम मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, अपना, अपनी, ठीक है, ऐसे कोई भी सर्वनाम अगर हम लगा के देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है यदि मेरा ले रहा है वो वस्तु अपने सामने, अगर मेरा लगा रहा है तो पुल्लिंग हो जाएगा, और अगर वो मेरी लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ऐसे मैंने उदाहरण के लिए रखा है यहाँ पर किताब। तो बताइए मेरा किताब या मेरी किताब, तो आप क्या रखते हैं, मेरी किताब, यानी मेरी लिया इसने, तो इसका मतलब किताब क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। हमने दूसरा शब्द लिया बैग, दूसरा शब्द बैग,
मेरा बैग या मेरी बैग, तो आपने इसमें लगाया कि मेरा बैग सही होगा, तो हमें पता चल जाता है कि बैग क्या है। अब इसने मेरा लिया है मतलब पुल्लिंग, तो बैग क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, इसी तरह से मान लो हम इसमें और भी, जैसे शर्ट है, शर्ट को रखें तो मेरा शर्ट या मेरी शर्ट, तो मेरी शर्ट, तो शर्ट क्या हो गया, स्त्रीलिंग में आ गया। तो ऐसे हम पहचान कर सकते हैं। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि मैम मेरी तो यही समस्या है, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ आपने कहा कि मेरी किताब होगा, लेकिन मुझे तो मेरा किताब अच्छा लगता है कि मेरा किताब सही होगा, तो ये तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये क्या हो गया, पुल्लिंग होना चाहिए। तो ऐसे जो भी छात्र हैं, यानी जिनके दिमाग में ये वाली बात आ रही है कि मुझे तो वही समझ में आता है जो गलत है, तो वे छात्र वे होते हैं जो खड़ी बोली से संबंध नहीं रखते। मतलब जो ये मैं ट्रिक बता रही हूँ अभी, ये जो छात्र खड़ी बोली के बोलते हैं उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से वो इस ट्रिक से शब्दों का पता भी कर लेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं, जैसे मान लो हमारे जो अवध प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं, एमपी से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, वो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनकी बोली खड़ी बोली नहीं है, तो उनके सामने ये परेशानी बिल्कुल बनी रहेगी, बनेगी ये परेशानी। तो उनको भी मैं तरीका बताऊंगी कि वो लोग कैसे पहचानेंगे कि किसी शब्द में लिंग कौन सा है। अभी हम बात कर रहे हैं कि जो इस तरीके से, इस माध्यम से पहचान सकते हैं, तो वो ऐसे पहचाने। इसी तरह से हम बात करेंगे, दूसरा पॉइंट लेंगे हम क्रिया की मदद से। ठीक है, क्रिया की मदद से हम कैसे पहचान सकते हैं किसी शब्द को, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मान लो हमने होता या होती क्रिया ली, एक हम कोई भी क्रिया ले सकते हैं। देखो, खाता, खाती, जाता, जाती, ऐसे हम ना कोई भी क्रिया ले सकते हैं। तो हमने जैसे होता, होती यहाँ पे क्रिया ली, तो जो शब्द अपने साथ होता लगाएगा वो तो पुल्लिंग हो जाएगा, और जो शब्द अपने साथ होती लगाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको, दिन, बताइए दिन होता है कि होती है, तो आप कहेंगे दिन होता है, तो इसका मतलब दिन क्या हो गया, पुल्लिंग। उसी तरह से मैंने कहा कि रात, रात होती है कि रात होता है, तो यहाँ आपको पता चलेगा कि रात क्या है, होती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि रात क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी आराम से बैठना, अभी बहुत मतलब लिंग जो हमारा टॉपिक है ये 2 दिन की क्लास होती है, तो ये वाली बात समझ में आ गई हमको। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा कौन सा तरीका है स्त्रीलिंग पुल्लिंग को समझने का, वो है विशेषण का। विशेषण की मदद से भी हम किसी शब्द का, किसी संज्ञा का लिंग पता कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे मान लो शब्द हमने लिया अच्छा, अच्छी, अच्छी या अच्छा। ठीक है, ऐसे ही अब आप इसमें ना अब और भी विशेषण शब्द लगा सकते हैं, जैसे बुरा, बुरा या बुरी, गंदा या गंदी। ठीक है, इस तरह से कुछ भी विशेषण आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा बात। अब मुझे बताइए, बात का लिंग आपको पहचानना है उसके विशेषण से, अच्छा बात या अच्छी बात, तो आप कहेंगे अच्छी बात, तो आपको पता चला कि बात शब्द जो है वो क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। तो आराम से आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, आप उनसे पता कर लेंगे कि इनकी मदद से कि इनका विशेषण ये है या ऐसे विशेषण आ रहा है तो इनका लिंग क्या होगा। एक तो तरीका हो गया, लेकिन ये तरीका बहुत लिमिटेड लोगों के साथ है, सिर्फ खड़ी बोली वालों के साथ। और खड़ी बोली वालों के साथ क्यों है, क्योंकि हिंदी भाषा खड़ी बोली से ही विकसित हुई है। तो खड़ी बोली से विकसित होने के कारण खड़ी बोली वालों को इस बात का ज्ञान है कि किस किस शब्द को हम किस किस लिंग के अंदर रखते हैं, बस यही कारण है। तो अब बात करते हैं कि ये वाली चीज़ तो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ है, हमको तो ऐसा देखना है जो हर वर्ग का छात्र सीख सके, चाहे वो किसी भी बोली का है। तो उसके लिए हमें थोड़े से नियमों पर ध्यान देना होगा, और वो हमारे नियम क्या हैं, क्या चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके।
तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान। सबसे पहला पॉइंट यहाँ आपको जो दिया हुआ है, इस पॉइंट में एक लाइन लिखनी है आपको। यहाँ पे आपको क्या लाइन लिखनी है, लिखिए इसमें आपको लिखना है पहले प्राय। प्राय का मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं 90% की, ठीक है, बात कर रहे हैं हम 90% की, 10% इसके उलट भी बात हो सकती है, ठीक है। तो प्राय, प्राय पर्वतों, इसके बाद देशों, मैं बोलती हूं आप लिखते जाइए कॉमा लगा के, ठीक है। प्राय पर्वतों, कॉमा देशों, कॉमा अनाजों, जल्दी से लिखते जाइए। अनाजों, कॉमा हिंदी के महीनों, कॉमा हिंदी के महीनों, कॉमा दिनों, कॉमा दिनों, कॉमा जल स्थलों, कॉमा जल स्थलों, कॉमा विभागों, कॉमा विभागों, कॉमा ग्रह नक्षत्रों, कॉमा ग्रह नक्षत्रों, कॉमा पेड़ों, कॉमा पेड़ों आदि, पेड़ों आदि के नाम। हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो ध्यान देना, हमने यहाँ पे लिखा है कि प्राय पर्वतों, देशों, अनाजों, हिंदी के महीनों, दिनों, जलस्थलों, विभागों, ग्रह नक्षत्रों और पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। क्या लिखना है, प्राय पुल्लिंग होते हैं। पहला पॉइंट एक हमें ये जानना है कि यानी ये चीज़ें जो हैं ये हमारी क्या होती हैं, प्राय पुल्लिंग होती हैं। तो चलो इनके बारे में एक बार देखते हैं किस तरह से दिया है। जैसे बात करते हैं हम पर्वतों की, तो पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, कैलाश, अरावली, विंध्याचल, हिंदू कुश, नीलगिरी आदि आदि आदि, ये सभी जो हैं ये सब क्या है, पुल्लिंग है। फिर हमने बात करी देशों के नाम, तो भारत, चीन, अमेरिका, नेपाल, जापान आदि, ये सब यानी देशों के नाम जो हैं वो सब किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। फिर हम बात करेंगे अनाजों की, तो अनाज, ध्यान रखना अनाज की बात कर रहे हैं हम, दाल की नहीं, ठीक है। तो जो अनाज हैं वो हमारे किस में आते हैं, वो सब के सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। इसमें एक आपका जो शब्द है ज्वार, इसको स्त्रीलिंग में रखा जाता है। आप लोगों को एग्जाम में एक शब्द पूछा जाता है बहुत बार, मक्का, कि मक्का किस में आता है, और हम लोगों को अक्सर लगता है कि मक्का स्त्रीलिंग है, तो ध्यान रखिएगा मक्का आपका पुल्लिंग में आता है, ये आपको याद रखना है, वो मैंने इसीलिए दोनों डाल दिया है। ज्वार के बारे में भी पूछा जाता है लेकिन ज्वार स्त्रीलिंग में माना गया है, और जो मक्का है इसको हम अक्सर बोलचाल में स्त्रीलिंग में रखते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से इसको पुल्लिंग में रखना है। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक, ये फोकस करना है। बाकी ये सारे अनाज जो हैं वो पुल्लिंग में आएंगे। बात करेंगे हिंदी के महीनों के नाम की, तो हिंदी के जो महीने होते हैं, यानी हमने जो हमारी हिंदी का कैलेंडर है उस कैलेंडर के महीनों की बात कर रहे हैं, वो उन सब के नाम किसके अंदर आते हैं, पुल्लिंग के अंदर आते हैं। ये जो आपके यहाँ लिखे हैं चैत से लेके फाल्गुन तक, तो ये जो शब्द हैं आपके, ये एक क्रम में है जिस क्रम में हमारे हिंदी के महीने आते हैं। अगर आपको हिंदी के महीने याद करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं, उसी क्रम में लिखे हुए हैं। दिनों के नाम, जो हमारे दिन के नाम होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये सब हमारे क्या है, पुल्लिंग में आते हैं। तो हमें ये दिमाग में रखना है कि दिन के जितने भी नाम हैं वो सब किस में आएंगे,
पुल्लिंग में आएंगे। जल स्थलों के नाम, जल स्थल जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब क्या हैं? जल स्थल हैं। तो इन सब के नाम किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है। इसी तरह से जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर विभागों के नाम की, तो देखो यहाँ पे देखना है, जैसे ये जल विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे विभाग, पुलिस विभाग, जब हम बात कर रहे हैं विभाग की तो वो किस में रहेगा? वो पुल्लिंग में रहेगा। अब हम बात करते हैं इस पुलिस शब्द की। ध्यान रखना, जब ये पुलिस विभाग के नाम से आएगा तब ये पुल्लिंग में रहेगा, लेकिन जब केवल पुलिस शब्द आएगा तो ये स्त्रीलिंग में रहेगा। ये बात आपको याद रखनी है, चाहे आप लिख लो यहाँ पर। यानी जब पुलिस विभाग, हम इस विभाग करके जोड़ेंगे तो वो पुल्लिंग में आएगा, और जब केवल पुलिस शब्द होगा तो वो स्त्रीलिंग में आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ग्रह नक्षत्रों के नाम की बात करें तो ग्रह नक्षत्र में हमारे सारे जितने भी ग्रह होते हैं सबके सब पुल्लिंग में आते हैं, सिर्फ एक छोड़ा जाता है, पृथ्वी। ठीक है। अब आप चाहे इसको अपवाद कह लो या इसे ऐसे मान लो कि पृथ्वी ग्रह को हमने अपनी माँ के रूप में देखा है, इसलिए हम इसको स्त्रीलिंग में रखते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी चाहे। आपको पता है पृथ्वी को छोड़कर बाकी सभी जितने भी ग्रह या नक्षत्र हैं सब किस में रहेंगे? पुल्लिंग में रहेंगे। ठीक है। पेड़ों के नाम, अब पेड़ों के नाम में जैसे हमारे पीपल, बरगद, बड़, आम, अमरूद, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। जैसे मान लो शब्द आ जाता है इसमें, एक शब्द अक्सर छात्र पूछते हैं जैसे जामुन, मैम जामुन का पेड़, तो ध्यान रखना है हम पेड़ की बात कर रहे हैं। अगर पेड़ के लिए हम जामुन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो वो हमारा पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पष्ट लिखा है पेड़ के नाम। ठीक है, पेड़ के नाम हमारे क्या है? पुल्लिंग है। तो आपको इस बात को समझना है कि यहाँ जो हमने ये नाम दिए हैं यहाँ पर, इन सभी के नाम जो हैं वो पुल्लिंग में आएंगे, हमें ये बात याद रखनी है। तो जब भी आपके सामने कोई शब्द आए, जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा कि बताओ काला सागर स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि काला सागर बहता है या काला सागर बहती है, ऐसे मत सोचना। आप ऐसे सोचना कि काला सागर है क्या चीज, आपको पता चलेगा जल स्थल है। फिर आप सोचना कि तो जल स्थल के नाम किस में आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जल स्थल के नाम तो पुल्लिंग में आते हैं, तो पुल्लिंग हो गया। समझ गए? इसी तरह से मान लो किसी ने आपसे कहा कि बताओ बुध ग्रह, बुध बताओ स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो आप कैसे सोचेंगे? आप एकदम से ऐसे मत रटिए। आप देखिए कि बुध क्या है? बुध एक ग्रह है, और ग्रहों के नाम किस में है? पुल्लिंग में है, तो बुध क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है। अब जैसे बात करें हम पृथ्वी की, तो आप ऐसे देखेंगे कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, लेकिन पृथ्वी के लिए हमने स्पेशल पढ़ा है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग में हमने रखी है। तो पृथ्वी के लिए हमने स्पेशल पढ़ा है, तो ये जब हमने स्पेशल पढ़ लिया तो हमारे दिमाग में आ गया। ठीक है, याद रखनी है ये वाली बात। तो ये तरीके हो गए, यानी हमें यहाँ पर इस तरह से कुछ पॉइंट ये मिले। अब बात करेंगे हम पॉइंट नंबर 2 की। देखो ध्यान रखना, लिंग वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा आपको रटने वाला है एक तरीके से, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि रटना नहीं है। देखो आपके पास ना इतनी मोटी डिक्शनरी होती है, अगर आप देखेंगे आपके पास तो है नहीं, मेरे पास इतनी मोटी, इतनी मोटी 2 पार्ट हैं डिक्शनरी के, यानी जो एक सबसे वृहद डिक्शनरी आती है, और कई बार बहुत सारे शब्द उसमें भी नहीं मिल पाते, यानी हमारे शब्द उससे भी बच गए हैं। तो आप खुद ये सोचिए कि इतनी मोटी किताब के शब्द हम कैसे रट सकते हैं? नहीं रट सकते ना। तो हम क्या कर सकते हैं? हम एक इनकी क्या कर सकते हैं? उनकी श्रेणी बना सकते हैं, अलग अलग उनकी कैटेगरी में बांट देंगे कि इस टाइप के शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, इस टाइप के शब्द पुल्लिंग होते हैं। तो ये जो यहाँ पे दिए जा रहे हैं ना, आपको नियम बताए जा रहे हैं या पॉइंट बताए जा रहे हैं, ये वही पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी यहाँ पे मैं आपको 20-25 पॉइंट बताऊंगी, आप 20-25 100 शब्द याद करने की बजाय 20-25 पॉइंट याद कर लेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 ने क्या कहा है कि प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं।
अब सबसे पहले मुझे हाथ उठाओ, कितने छात्र ऐसे हैं जो इकारांत, आकारांत, उकारांत का मतलब नहीं जानते? जल्दी से हाथ उठा के बताओ फटाफट से। मुझे पता है जो भी हमारे बैच में नए आए हैं, यानी नया बैच जो हमारा है, इसके छात्र नहीं ही जानते होंगे। मतलब इसके छात्रों ने अगर हिंदी को नहीं पढ़ाया, अगर पहले से पहली बार पढ़ रहे हैं, तो ये छात्र नहीं जानते होंगे कि अकारांत, इकारांत, उकारांत होता क्या है। चलो मैं सबसे पहले आपको ये वाली चीज बताती हूँ, क्योंकि ये बेसिक जानना बेहद जरूरी है। तो देखो ध्यान दो, हमने यहाँ पे बात क्या करी है? हमने बात करी है अकारांत। अब इस बात को समझना, और इसी में हमने दूसरा शब्द लिखा है इकारांत। यहाँ एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब हम ये कारांत की बात करते हैं तो कारांत में ये हमारा कॉमन रहता है, ये कारांत, और इसके आगे हम क्या करते हैं, ऐसे लेकर औ तक ये स्वर लगाते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात को समझना, हम कारांत शब्द से पहले, कारांत का अर्थ होता है से अंत होने वाला। इस कारांत शब्द से पहले हम ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ ये लगाते हैं और ये इसी का कारांत बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हम एकारांत की बात करें, एक शब्द हमने लिखा यहाँ पर अजय, शब्द क्या लिखा? अजय। तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये अजय कौन सा कारांत है, एकारांत है, आकारांत है, उकारांत है, क्या है? तो आप कैसे पहचान करेंगे इसकी? तो आप पहचान करते हैं, इसके अंतिम वर्ण पर जाते हैं। इसका अंतिम वर्ण क्या है? अब आप में से आधे छात्र कहेंगे इसका अंतिम वर्ण य है, आगे आधे छात्र कहेंगे इसका अंतिम वर्ण अ है। लेकिन ध्यान रखिए, मैं यही बात बताती हूँ, आप इसको तोड़ लीजिए। य इसका व्यंजन है और अ इसका स्वर है, और य और अ मिलकर यहाँ पर क्या बना रहा है? य को पूरा कर रहा है। तो इस तरह से अंतिम वर्ण क्या है? अ। अब अंतिम वर्ण अ आया है तो ये एकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकारांत कहलाएगा। कुछ कुछ बात समझ में आई, पर अभी पूरी तरह से बात समझ में नहीं आई। अभी मैडम जी और 2-4 उदाहरण देके बता दीजिए। चलिए देखिए, अब आपको ध्यान रखना है, हम कारांत की बात करेंगे। मैं शब्द लिख रही हूं यहाँ पे। हमने शब्द लिखा यहाँ पर सोनू। मैंने आपसे पूछा सोनू शब्द कौन सा कारांत है? आप तुरंत इसके अंतिम वर्ण पर गए। अंतिम वर्ण आपको एक व्यंजन और एक मात्रा दिखाई दे रही है। व्यंजन क्या है? न। मात्रा क्या है? बड़ा उ। ये क्या हो गया? उकारांत। क्या हो गया? उकारांत। शब्द है कवि। शब्द है कवि। आपसे पूछा, बताइए कवि कौन सा कारांत है? इकारांत है कि इकारांत है? आप देखेंगे शब्द के पास वर्ण में, अंतिम वर्ण पे, यहाँ पर एक व्यंजन है और एक स्वर है। व्यंजन क्या है? व, और स्वर क्या है? छोटी ई। तो ये क्या कहलाएगा? इकारांत। क्या कहलाएगा? इकारांत। बात आई समझ में? ठीक है। शब्द देखिए, एक और शब्द आपको बता रही हूं। मान लो जैसे शब्द हमने लिखा रमा, आपसे पूछा जाए कि इसका कारांत बताइए, अंतिम वर्ण, तो बताइए कैसे आप बताएंगे? अंतिम वर्ण एक व्यंजन है। व्यंजन क्या है? म। स्वर क्या है? अ। ठीक है, तो ये अंतिम वर्ण है अ, तो क्या कहलाएगा? आकारांत। क्या कहलाएगा? आकारांत। समझ गए ना? जब मैं बोलती हूँ आपसे बोला करिए, आपका मुंह चलना चाहिए। समझ गए? जब मैं बोलती हूँ क्या कहलाएगा? आकारांत। समझ गए? तो आपको वहां बैठ के बोलना है, ये नहीं सोचना है कि मैडम के पास थोड़ी ना आवाज जा रही है, मैं क्यों बोलूं। याद रखना, आवाज आनी चाहिए मेरे पास तक, और आप लोगों की आवाज आती नहीं है। तो आपको बोलना है, उच्चारण करना है, तभी आपको क्लास जैसा माहौल मिलेगा। समझ गए? चलो ठीक है,
तो ये बात समझ में आई। अब मुझे ये बताइए कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अगर कोई शब्द आपको देकर पूछा जाए कि ये कौन सा कारांत है तो पहचान पाएंगे आप। एक शब्द और दे देती हूं, शब्द है नाली। बताइए कौन सा कारांत? अंतिम वर्ण में व्यंजन है ल और मात्रा यानी स्वर क्या है? बड़ी ई। तो ये क्या कहलाएगा? इकारांत कहलाएगा। बात समझ में आ गई ना? आप पहचान लेंगे ना? चलो गुड, बहुत अच्छे। तो अब वापस आते हैं। तो हम यहीं पे पढ़ रहे थे, हम अपने यहाँ पर लिंग के बारे में पढ़ रहे थे कि हमें पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 2 ने हमसे कहा था कि प्राय एकारांत, इकारांत, उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। यानी इसके कहने का मतलब था कि छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ वाले जो शब्द होते हैं, यानी इनसे अंत होने वाले जो शब्द होते हैं, वो प्राय मतलब 90% वो शब्द हमारे क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे हमने देखा जग, जीव, मन, संसार, शरीर, तन, धन, कवि, ऋणी, मुनि, साधु, ध्वज, जंतु आदि। और इसमें एक पॉइंट भी लिखा है, अपवाद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग नहीं होंगे, इसमें अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन 90% पुल्लिंग होंगे और 10% में स्त्रीलिंग भी हो सकते हैं। सवाल उठेगा वो कौन से शब्द हैं जो 10% में स्त्रीलिंग आएंगे? तो ध्यान रखना वो अभी आपसे नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे एक तरीका हमने दिया है, जब पूछे जाएंगे तो हम लिस्ट जरूर तैयार करेंगे। अभी तक आपके एग्जाम में इतना खास यहाँ से प्रश्न नहीं है, तो हमें बस इतना याद रखना है, इस बात को समझना है और शब्दों को सीखना है। पॉइंट नंबर 3 की बात करें। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है? इसमें भी प्राय ही है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूरा 100% नहीं है। जो भी नियम 100% होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगी कि इसमें कोई अपवाद नहीं होगा, यानी इसमें कोई अलग नहीं हो सकती बात। तो इसमें भी 90% ही है कि त्र, न, ण, ख, ज, आर, आय अक्षर शब्द के अंत में आए तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। समझ गए? आप इस तरह से समझ सकते हैं। ये जो इस तरह से अंतिम में दिए हैं ना, इनमें से ये शब्द अगर आपको अंतिम में नजर आते हैं तो ये क्या होते हैं? प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया चित्र, मित्र, पत्र, रमन, पालन, रदन, वदन, जागरण, पोषण, भरण, हरण आदि। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ शब्द आपको दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ना है कि इस तरह से ये शब्द हमारे क्या हैं? पुल्लिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें कुछ अपवाद भी हैं और वो हमारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ठीक है, चलो देखो, तो अपवाद में यहाँ पे बात करेंगे हम। तो ये अब जो यहाँ पे मैंने दिया है ना, इस पे स्टार बना देना। जिस पॉइंट की मैं कहूँ कि इस पे स्टार बना देना है, उसका स्टार बना के हमको क्या करना है कि उन्हें हमें अपने एग्जाम के लिए स्पेशल तौर पे याद रखना है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि उनसे अक्सर हमारे एग्जाम में प्रश्न आए हुए होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया है थकन, लगन, सीख, भीख, चीख, मौज, खाज, लाज, खोज, हार, हुंकार, बौछार, पुकार, जय जयकार, हाय, गाय, राय आदि। ये शब्द आपके ऐसे हैं, इनमें से कुछ शब्द आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं। यूपीएसआई के लिए भी हैं। यूपीएसआई को हल्के में मत लेना, वो ऊपर से बड़ा हल्का हल्का टॉपिक आपको दे देता है और अंदर से ना उसमें जो प्रश्न जब वो करता है आपसे तो बड़े टफ प्रश्न करता है, इसलिए सबको याद करना है। ठीक है, अब इसमें एक विशेष ऐसा शब्द है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बदल बदल के। एक शब्द है यहाँ पर हार। ये जो हार शब्द है इसके दोनों लिंग होते ठीक है, ये जो हार शब्द है ये दोनों लिंग में पाया जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से पूछा गया था। 4 शब्द आपके दिए थे, ए, बी, सी, डी ऐसे करके, और प्रश्न आपसे किया गया था कि निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका लिंग बदलने से अर्थ बदल जाता है। ठीक है, कैसा प्रश्न था? ध्यान दो।
निम्न में से वह कौन सा शब्द है जिसका लिंग बदल देने से उसका अर्थ बदल जाता है? तो आपका जो आंसर आपको देना था वो किसी भी ऑप्शन में शब्द था हार। ठीक है, ये आंसर आपको देना था और एक ऑप्शन में आपका शब्द रखा था हार। अब सुनो कि ये कैसे। जब हम इस हार को स्त्रीलिंग में मानते हैं, यानी हार क्या हो गई? स्त्रीलिंग। जब हम इसको स्त्रीलिंग में रखते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हो जाता है पराजय। इसका अर्थ क्या हो जाता है? पराजय। ठीक है, इससे जब हम इसको स्त्रीलिंग में लेके जाते हैं और जब हम इसको पुल्लिंग में ले जाते हैं तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है गले का हार, गले का आभूषण या हार। गले का आभूषण। ठीक है, चलो इस तरह से ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये बात आपको समझनी है तो ऐसे प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप एक बात बताइए, ये जो आप एसआई का खेल खेलते रहते हैं, एमपी एसआई और यूपी एसआई और राजस्थान एसआई और बिहार एसआई और ये सारी चीज़ें, एक बात आपको बताऊं, सच्चाई बता रही हूँ, ये आप जो एग्ज़ाम का ये पैटर्न नहीं समझ पाते ना, ऐसा लगता है आपके इन सवालों से जैसे आप नए नवेले आए हैं अभी परीक्षा के क्षेत्र में। आज आप लोगों को, आज जितने भी छात्र हैं ना, आज आप लोगों को इस मोमेंट पे एक बहुत बड़ा सीक्रेट दे रही हूँ ज़िंदगी में ना, कम पढ़कर ज़्यादा नंबर लाना और परीक्षा में सफल होने का आप लोगों को ये बता रही हूँ। ठीक है, और वो क्यों बता रही हूँ, आपने अभी के यूपी में भी एमपी में भी ये सारी चीज़ें याद रखना। ये जीवन का ऐसा है, इसमें थोड़ा कठिन, तो ये कठिन है, ये तरीका, ये कठिनाई है। कठिन क्यों है? क्योंकि हमें इसे खोजना पड़ता है और हम इस पे थोड़ा काम करना पड़ता है खुद। तरीका क्या है कि ये जो आपका उत्तर भारत है और उत्तर भारत में जो आपके 9 राज्य हैं ना, 9 राज्य, और ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं बता रही हूँ, आपको सारे सब्जेक्ट और सारे एग्जाम्स के लिए, और ख़ास करके जो आपका करंट अफेयर होता है ना, करंट अफेयर, उन सब के लिए बता रही हूँ। आपको एग्जाम में प्रश्न ना ज्यों के त्यों मिलेंगे। ये जो आपके उत्तर भारत के 9 राज्य हैं, इन 9 राज्यों में जो परीक्षाएं होती हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, हर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, ठीक है, हर एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, वो नहीं जो आपको प्रिंटेड होके आके किताबों में मिल जाता है, वो नहीं। अगर आपको किसी भी अपने दोस्त से, मित्र से, कैसे भी, वो फोटो कॉपी करके ओरिजिनल पेपर अगर आपको मिल जाए, जिसका आपके बारे में, मतलब जिसके बारे में आपको पूर्ण विश्वास हो कि हाँ यही वाला पेपर हमारे एग्जाम में आया था, अब वो चाहे पेपर आपका मैथ का है, चाहे रीजनिंग का है, चाहे जीएस का है, चाहे हिंदी का है, या किसी का भी है, वो पेपर आप कलेक्ट कर लो और कुछ मत पढ़ो, कुछ मत पढ़ो, सिर्फ वो पेपर। मान लो, सपोज करो, मैं उदाहरण लेती हूँ कि एक पेपर दिया और उस पेपर में आपको एक टॉपिक लिंग से क्वेश्चन पूछा गया, तो जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं, बस उतना टॉपिक में उसमें पढ़ लो, जितने भी हैं। कहने का मतलब मेरा ये है, समझ रहे हो बात को? तो आप जब एग्जाम में, जब अपनी परीक्षा देने जाओगे ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो एमपी में प्रश्न आपको एमपी एसआई में पूछा गया था, वही प्रश्न यूपी में वीडियो के एग्जाम में पूछ लिया गया, सेम टू सेम, सेम टू सेम, ABCD ऑप्शन भी सेम टू सेम। अब जिस बच्चे ने एमपीएसआई का पेपर दिया था, देके आया था, पहले यहाँ पे गलत हो गया था, आके घर पे चेक किया और जब वीडियो का एग्जाम देने बैठा तो यहाँ पे ही वो प्रश्न आ गया और उसने फिर से उसको सही कर दिया। तो याद रखना, इसलिए ये एग्जाम के हिसाब से नाप तोल कर जो आप पढ़ने की कोशिश करते हो, यही कारण है आप अक्सर एग्जाम में फेल हो जाते हो, क्योंकि आपको लगता है वो तो एमपी वालों का है, मेरा उससे क्या लेना देना। नहीं, दूसरे घर की समस्या कभी कभी अपने घर की समस्या भी बन सकती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि दूसरे घर में किसी मुद्दे पर कोई समस्या आई है तो उन्होंने क्या समाधान किया, उस समस्या को कैसे संभाला, आपको ये जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है वो आपके घर की समस्या बन जाए, तो आपको भी अनुभव काम आएगा। इसलिए एग्जाम खेल के मत पढ़ा करो, ये ऐसा सीक्रेट है। अभी आप बच्चे हो
और ये जब आप बड़े होगे और जब आपके पास चांस चले जाएंगे ना, उस समय तक ये अनुभव में मिल पाता है ना, ये बात जो मैंने आपको बताई है। तो इसलिए ये मत खेला करो एग्जाम। तो ध्यान रखना है, चुपचाप पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3, उसका आपने जान लिया जो मैंने अपवाद बताया, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 पर बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 की, सॉरी। तो ध्यान दीजिए, इधर फोकस रखना है, इधर आपको। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं हम। प्राय रत्नों, धातुओं और द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अब हमने ये वाली बात जान ली कि प्राय रत्नों, धातुओं और द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। किसी ने आपसे कहा कि पानी क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो आप पानी को नहीं खोजेंगे, आप खोजेंगे पानी तो द्रव है, तो ये तो पुल्लिंग ही होगा, मतलब 90% तो पुल्लिंग होना ही चाहिए इसे, तो हाँ पुल्लिंग ही है। फिर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ हीरा, हीरा क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप कहेंगे हीरा तो रत्न होता है और रत्नों के नाम तो पुल्लिंग होते हैं, तो आप बताएंगे कि हाँ पुल्लिंग है। फिर आपसे पूछा गया कि सोना क्या है, आप कहेंगे सोना तो धातु है ना, तो इसका नाम तो पुल्लिंग होना चाहिए। तो देखो हमने यहाँ पे ऐसे ही पढ़ा है, यही पॉइंट है, रत्नों, धातुओं, द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कुछ नाम लिख लिए। अब यहाँ पे मैं बता रही हूँ जो अपवाद में आ जाता है, ठीक है, जिसे आप अपवाद कहते हैं, यानी जो ये सब होते हुए भी स्त्रीलिंग में आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, और किस किस चीज़ पे क्वेश्चन आते हैं वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नीलम शब्द की, ठीक है। नीलम शब्द जब किसी लड़की के नाम के रूप में आता है तो ये स्त्रीलिंग होता है, लेकिन जब ये धातु के रूप में आता है तो ये पुल्लिंग होता है। अगर आपके एग्जाम में ऐसे वाक्य आए कि उसकी अंगूठी में नीलम लगा है, तो नीलम बताइए, इसका लिंग बताइए, तो आप कहेंगे जब अंगूठी में नीलम लगा है तो रत्न की बात हो रही है, इसका मतलब नीलम जो है क्या है, पुल्लिंग है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि नीलम ने प्यारी सी अंगूठी पहनी है, तो वहां पर नीलम जो है वो क्या है, एक लड़की है, तो वो स्त्रीलिंग में आ जाएगी, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, सोच, ठीक, भाव को समझना है, तो इसलिए ये पॉइंट मुख्य हो गया आपका। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है दूध, दही। ये जो दही शब्द है ये उत्तर प्रदेश के सवालों का मुख्य प्रश्न है, बड़ी पसंद है, मतलब ये दही, ध्यान देना, मैंने कहा बड़ी पसंद है ये दही, यही गलती है। दही पुल्लिंग है, याद रखना, हम स्त्रीलिंग में रखते हैं, खास करके खड़ी बोली वाले ही छात्र इसमें गलती करते हैं। वो कहते हैं दही खट्टी है, दही खट्टी है, दही खट्टी है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वाक्य सही बताइए, दही खट्टी है या दही खट्टा है, और हम क्योंकि हमेशा बोलते हैं दही खट्टी है, दही खट्टी है, तो हम दही खट्टी वाला वाक्य सही कर देते हैं और गलत हो जाता है। तो याद रखना है आज से और अभी से कि दही खट्टा होता है, ठीक है। तो ये किसमें है, पुल्लिंग में, और ये यूपी वालों को बहुत सावधानी इसमें रखनी है, लगभग हर साल हर पेपर में ये पूछा जाता है, ठीक। इसके बाद हम दूसरी चीज ये देखेंगे कि पहचान कर सकते हैं कि दूध और दूध से बने सभी पदार्थ जैसे घी, पनीर, मक्खन, दही, ये सब किस में आते हैं, सबके सब पुल्लिंग में आते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, और वो कौन है, छाछ, मठा, ठीक है, जिसे छाछ, मठा या लस्सी आप बोलते हैं, वो सिर्फ स्त्रीलिंग में आता है, बाकी और सब हमारे किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। मैडम जी नोट्स बनाने के लिए पीडीएफ निकलवा लें, ये बात मैंने आप लोगों को क्लास के पहले ही बता दी कि निकलवाना ही पड़ेगा, इसमें कोई आपके लिए चॉइस नहीं है, निकलवाना ही पड़ेगा अगर आपको सीखना है तो। हाथ से जब तक आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे, जब तक हाथ से इसको आप लिखेंगे नहीं यहाँ पर, तब तक चीज़ें दिमाग में नहीं बैठेंगी। बात याद रखना, जो छात्र पेन चलाते हुए चीज़ों को याद करते हैं उनको आजीवन याद हो जाती हैं वो चीज़ें, तो इसलिए पेन चलाते हुए चीज़ों को याद करना है।
इसके बाद इसमें जो यहाँ पर अपवाद दिया है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बात याद रखिए, स्टार बना लीजिए इस पे। सीपी, मणि, रत्ती, चांदी। मद, मद मतलब नशा को कहते हैं, ठीक है, नशा, और ये काट लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है। शराब, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, सिकंजी, स्याही, बूंद, धारा। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट जल्दी से फटाफट। पॉइंट नंबर 5 हमको यहाँ पर देखना है। पॉइंट नंबर 5 हमारा यहाँ पे कह रहा है कि संज्ञाओं में त्व, पा, पन प्रत्यय जुड़ने पर शब्द प्राय पुल्लिंग बन जाता है। ये अक्सर होता है, ये 99% केस में होता है। कैसे? शिव में त्व जोड़ा शिवत्व, मनुष्य में त्व जोड़ा मनुष्यत्व, पशुत्व, स्त्रीत्व। अब आप देखो यहाँ से ऐसे देखेंगे तो पहले कहेंगे शिव भी पुल्लिंग है, मनुष्य भी पुल्लिंग है, पशु भी पुल्लिंग है। हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको पता चलेगा इस शब्द से। जैसे स्त्रीत्व, हम कहते हैं ना उसके अंदर, वह स्त्री तो है किंतु उसके अंदर स्त्रीत्व का अभाव पाया जाता है, स्त्रीत्व का, ठीक है। तो स्त्रीत्व पुल्लिंग बन जाता है। स्त्रीत्व का मतलब क्या होगा? स्त्री वाले गुण, ठीक है। त्वा का मतलब होता है उसके गुण, ये उससे बना देता है शब्द को। कवित्व, गुरुत्व, बचपन, लड़कपन, बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये सारे शब्द आ जाएंगे। हमसे क्या इसने हमको सिखाया है? हमको सिखाया त्वै पा पन, ठीक है, त्वै पा पन। और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न कैसे आता है वो समझिए। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछ लेगा कि निम्न में से वह कौन सा प्रत्यय लगाने पर शब्द पुल्लिंग हो जाता है, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी एक प्रत्यय आपको ऑप्शन में दे रखा होगा और बाकी के प्रत्यय जो है वो स्त्रीलिंग वाले दे रहे होंगे, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रत्यय हैं जिनको लगाने से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है। तो ऐसे प्रत्यय दे रखे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ऐसे याद रखना, सीखना है। अब देखो वर्तमान समय में एक बात याद रखो, मैं आपको बताती हूँ, आजकल एग्जामिनर अपने क्वेश्चंस को लाने का ना पैटर्न चेंज कर रहा है। आपको एक यथार्थ चीज बताती हूँ कि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, केवल और केवल प्रश्न पर याद करते हैं, सिर्फ प्रश्न रट लिए, प्रश्न रट दिया। अब आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर केवल और केवल प्रश्न ही रटवाते हैं आपको। अच्छी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर तो आप सॉल्व कर लेंगे उनसे, लेकिन आने वाले एग्जाम में आप पेपर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी, आपने अगर उसका लॉन्ग मेथड नहीं सीखा, तो आप आने वाले प्रश्न को नहीं समझ पाएंगे। अभी तक वो आपसे लिंग से प्रश्न कैसे पूछता था, शब्द देता था, इसका लिंग बताओ। अब क्या देता है कि इनमें से कौन सा प्रत्यय हटा दूं कि ये पुल्लिंग में बदल जाएगा, इनमें कौन सा प्रत्यय लगा दूं कि ये स्त्रीलिंग में बदल जाएगा, ऐसे प्रश्न करता है। और अगर आपने इस तरह के पॉइंट नहीं पढ़े होंगे तो आप ऐसे प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। समझ गए ना? इसलिए इनको स्किप नहीं करना है, सबको सीख के चलना है। इसके बाद बात करते हैं हम पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 6 हमारा कहता है कि सभी नदियां, हिंदी तिथियां, लिपियां, भाषा, बोलियां, ठीक है, इन सब के नाम स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा भी, हम जानते भी हैं। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सारी नदियां जो हैं ये सब नदियां किस में चली जाएंगी? हमारी स्त्रीलिंग में चली जाएंगी। लेकिन इसमें एक अपवाद है, इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, पॉइंट लगा लेना। इसमें याद रखना है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदियों के नाम को, जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, बॉक्स बना लेना, नदियों के नाम को पुल्लिंग माना गया है, ना कि नदियों को, ठीक है। नदियों के नाम को पुल्लिंग माना गया है, ना कि नदियों को। यदि इनके नाम के बाद नदी शब्द लगा दिया जाएगा तो फिर उसकी क्रिया जो है वो स्त्रीलिंग ही आएगी। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे? समझ नहीं आया तो उदाहरण समझिए। मान लो आपसे कहा कि भारत में गंगा नदी बहती है,
तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, बहती है, बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नदी बहती है। या फिर ये कहें कि भारत में गंगा बहती है, वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन गंगा का नाम हटाकर अगर हम कह दें कि भारत में ब्रह्मपुत्र बहती है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र बहती नहीं, ब्रह्मपुत्र बहता लिखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नाम हमने किस में रखा है, पुल्लिंग में। लेकिन आप कहें कि नहीं मैडम हमको तो बहती है लगाना है, अच्छा नहीं लगेगा, तो आप इसमें बहती है क्रिया कैसे लगा सकते हैं कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो अगर आप ब्रह्मपुत्र शब्द के बाद नदी लगा देंगे तो क्रिया स्त्रीलिंग ले लेगा वो, नदी की वजह से। लेकिन अगर आपने नदी शब्द नहीं लगाया है, केवल और केवल ब्रह्मपुत्र लिखा है, तो आपको उसे किस में रखना पड़ेगा, पुल्लिंग में रखना पड़ेगा, सिंधु और सोन के लिए भी। ठीक है। और ऐसा क्यों माना जाता है, इस तरह की कुछ कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं कि ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु जो नदी हैं, ये एक देवता थे, मतलब एक पुरुष थे जो नदी बनकर यहाँ पर बहे। अब ऐसे पौराणिक कहानियां हैं तो हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें तो बस याद रखना है कि चलो ठीक है ये तीनों क्या थे, पुरुष थे, इस वजह से इन्हें याद रख लेंगे इस आधार पे, है ना। हम इनकी तह में तो जाएंगे नहीं, तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं यहाँ पर हिंदी की तिथियां। तो हिंदी की तिथियां हमारी सारी की सारी किस में होती हैं, स्त्रीलिंग में होती हैं। जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया। अब आपको पता है हमारी जो तिथियां हैं वो प्रतिपदा से शुरू होकर चतुर्दशी तक तो दोनों पक्ष में एक होती हैं। आपको पता है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हमारे मंथ के दो पक्ष होते हैं। जैसे अंग्रेजी मंथ हमारा होता है, अंग्रेजी जो महीना होता है उसमें 4 होते हैं सप्ताह, ठीक है, 7 दिन के, 7 दिन के। लेकिन जो हमारे हिंदी के जो हमारे महीने हैं उनमें 2 पक्ष माने गए, सिर्फ 2 पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और वो 15-15 दिन के रखे गए हैं। तो इसमें प्रतिपदा से लेके और चतुर्दशी तक तो हम एक ही रखते हैं दोनों पक्ष के। लेकिन जो अमावस्या है, यानी जो हमारा कृष्ण पक्ष होता है, तो कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या कहलाता है और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन हमारा पूर्णिमा कहलाता है। यानी हमको पता है पूर्णिमा के दिन हमारा जो चांद है वो पूरा गोल होता है और अमावस्या के दिन हमारा चांद दिखाई नहीं देता। ठीक, ये बात याद है, शॉर्ट में मैंने बता दी। फिर कभी अगर आप इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे हिंदी महीनों के बारे में हमको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहता इस टाइम पे आके, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ इंग्लिश महीनों को ही, इन्हीं सबको अपनी दिनचर्या का हमने वो बना लिया है। तो कभी, लेकिन मैं कहती हूँ इनके बारे में जानना जरूरी है, तो कभी फुर्सत मिलेगी तब जानेंगे, पर आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो इन्हें। भाषाओं एवं बोलियों के नाम। जितनी भी हमारी भाषाएं या बोलियां हैं सबकी सब हमारी स्त्रीलिंग में आती हैं। जैसे दिया है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, गुजराती आदि। और लिपियां जैसे देवनागरी, रोमन, शारदा, गुरुमुखी, शाहमुखी, नागरी, अरबी, फारसी आदि, ये जितनी भी हमारी लिपियां हैं ये सब लिपियां हमारी किस में आती हैं, ये सब हमारी स्त्रीलिंग में आती है। ठीक है, नंबर 7 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 7 हमारा कहता है कि प्राय आकारांत, ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अभी पढ़े हैं आपने आकारांत, ईकारांत क्या होते हैं, तो देखो उदाहरण भी आप देखेंगे, जैसे रमा लिखा है, सीता लिखा है, गीता, दीपा, ललिता, सुषमा, अनुजा, ये सब हमारे क्या हो गए, आकारांत। जैसे कली, नदी, रोटी, टोपी, बोली, ये सब क्या हो गए, ईकारांत हैं। तो ये सब हमारी किस में आ गए, स्त्रीलिंग में आ गए। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 8 कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉइंट लगा लीजिएगा, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहता है कि कुछ संज्ञाओं में हम ता, आस, आहट, आवट, आई, ई, ये प्रत्यय अगर हम जोड़ दें तो वे शब्द हमारे क्या बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आया था लास्ट ही, जो अभी कोरोना से पहले जो प्रश्न जो एग्ज़ाम हुए थे आपके, उसी एक एग्ज़ाम में, किसी एग्ज़ाम में ये प्रश्न था और उसमें दिया हुआ था, शब्द थे आपके कि निम्न में से वह स्त्रीलिंग शब्द छांटिए जिसमें आहट शब्द लगा है, मतलब आहट प्रत्यय लगा है।
इस तरह से था कि निम्न में से वह शब्द छाटिए, स्त्रीलिंग शब्द छाटिए जिसमें आहट लगा है, और इसके जैसे कुछ आहट प्रत्यय उनमें लगा भी नहीं था, तो उसका आंसर आपको देना था घबराहट शब्द उसमें दिया हुआ था। ठीक है, ये आंसर था आपका, घबराहट अलग प्रकृति से बना हुआ था। अगर आपने ये प्रत्यय वाला पॉइंट नहीं पढ़ा होता तो उसमें अक्सर छात्रों ने आंसर गलत भी किए थे। और अगर जो छात्र इस पॉइंट को अच्छे से सीखता है, समझता है, तो वो आसानी से इनका आंसर लिख सकता है, चाहे जैसे भी एग्जाम में पूछे। तो आपको ध्यान रखना है इन सारे प्रत्यय का। ये प्रत्यय स्त्री प्रत्यय भी कहला दिए जाते हैं कभी कभी। ये ऐसे प्रत्यय हैं जिन प्रत्यय को लगने से कोई भी शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या है, आज मैं आपको यहीं तक ही पढ़ाऊंगी इसमें पॉइंट। हमने क्या सीखा आज? हमने 8 पॉइंट सीखे। 8 पॉइंट में हमने क्या सीखा वो जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। पॉइंट नंबर 8 में हमने सीखा, या शुरू से ही लेके आते हैं, ठीक है, फर्स्ट से शुरू करेंगे। हमने पढ़ा आज लिंग के बारे में, यानी लिंग संज्ञा का वह रूप जिसमें हमें किसी भी वस्तु के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। ठीक है, आंखें बंद कर लो आप लोग अपनी, जो रिवीजन करना चाहते हैं मेरे साथ, आंखें बंद करके और रिकॉल करो पूरी क्लास को कि हमने आज क्या पढ़ा, क्या सीखा। जैसे मेडिटेशन करते हैं ना, वैसे सुनते रहो मेरी आवाज को और रिकॉल करो शुरू से। तो मैंने आपको कहा कि जब हम संज्ञा में देखते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से हमें पता चलता है कि ये नारी है या नारी जाति की है या पुरुष जाति की है, तो वो हमारे लिंग में आते हैं। 2 प्रकार के लिंग हमने हिंदी भाषा में पढ़े, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग में वे वस्तुएं जिनमें हमें पुरुष जाति का होना बोध होता है, और स्त्रीलिंग में वे वस्तुएं जिनके पीछे हमें नारी जाति का बोध होता है। इनकी पहचान के लिए हमने 3 पॉइंट सीखे। सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा सर्वनाम का। हमने कहा किसी भी शब्द के आगे, किसी भी संज्ञा के आगे कोई भी सर्वनाम लगाकर देख सकते हैं, मेरा, मेरी, अपना, अपनी। ठीक है, जो सर्वनाम आएगा, अगर मेरा आया यानी पुल्लिंग सर्वनाम आएगा तो संज्ञा पुल्लिंग होगी, स्त्रीलिंग सर्वनाम लेगा तो स्त्रीलिंग संज्ञा होगी। उसी तरह से क्रिया के बारे में देखा कि क्रिया लगा के देख सकते हैं, तो जो क्रिया लेगा वो वही पुल्लिंग होगा, मतलब उसी लिंग का होगा। विशेषण में हमने देखा अच्छा, अच्छी, जो विशेषण लेगा वही क्रिया होगी। ठीक है, उसके बाद हमने एक एक करके इनकी पहचान जानने की कोशिश की। तो सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि पर्वतों के नाम, देशों के नाम, अनाजों के नाम, हिंदी के महीनों के नाम, दिनों के नाम, जल स्थलों के नाम, विभागों के नाम, ग्रह नक्षत्रों के नाम और पेड़ों के नाम, ये ऐसे नाम हैं जिनको हम अक्सर पुल्लिंग में रखते हैं। दूसरा पॉइंट हमने जाना कि प्राय एकारांत या इकारांत या उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि त्र, न, ण, ख, ज, आर, आय जैसे अक्षर यदि किसी शब्द के अंत में हो तो वे शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। इसमें हमने कुछ अपवाद भी देखे। अपवाद हमें याद करने हैं, महत्वपूर्ण है। प्रश्न पॉइंट नंबर 4 में हमने देखा प्राय रत्नों, धातुओं और द्रवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इसमें हमने अपवाद भी देखा, अपवाद भी याद रखना है, एग्जाम में वो पूछा जाएगा वहां से। नंबर 5 संख्या में हमने देखा कि संज्ञाओं में त्वय, पा, पन अगर हम प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वे हमारे क्या बन जाते हैं? प्राय पुल्लिंग बन जाते हैं। नंबर 6 पॉइंट में हमने जाना सभी नदियों, हिंदी की तिथियों, लिपियों, भाषाओं, बोलियों आदि के नाम, और इसमें हम दालों के नाम भी लगा सकते हैं, आप चाहो तो दालों के नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ये स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। नदियों के नाम हमने देखे, इसके साथ हिंदी तिथियों के नाम, भाषाओं एवं बोलियों और लिपियों के नाम। पॉइंट नंबर 7 में हमने सीखा कि प्राय आकारांत, ईकारांत जो हमारे शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में हमने सीखा यदि संज्ञाओं में ता, आस, आहट, आवट, आई, ई प्रत्यय अगर हमारे जुड़े हों तो वे शब्द प्राय स्त्रीलिंग हो जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही सीखेंगे। इसके आगे हम कल
पढ़ेंगे